दोस्तों नमस्कार। अदालत ने केजरीवाल को सीबीआई की हिरासत में 3 दिन के लिए भेज दिया है। अब समस्या केजरीवाल के लिए और बढ़ गई। अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, अब करप्शन का केस भी जैसे जैसे दिन निकलेंगे मजबूत होता जाएगा। और जहां तक बात है करप्शन की, तो करप्शन किस बात का? करप्शन इस बात का कि आपने जो पॉलिसी बनाई वो राज्य सरकार को जो रेवेन्यू मिल रहा था उसको आपने कम किया और उसको डाइवर्ट किया प्राइवेट ट्रेडर्स को, और प्राइवेट ट्रेडर से आपने इस एवज में रिश्वत ली और वो भी 100 करोड़ की। अब सवाल इस बात का है कि ये पॉलिसी का जो मुद्दा है और जो करप्शन का मुद्दा है, क्या ये बहुत संगीन है और किन बातों पे आने वाले दिनों में हमको विचार करना होगा। इसीलिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लगातार मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने कुछ सवाल पूछे थे केजरीवाल साहब से एज ए नागरिक, कि इन सवालों का अगर आप जवाब दे देते हैं तो पता लग जाएगा कि कहीं कोई करप्शन नहीं हुई थी। आज उसी तरह के सवाल शायद सीबीआई केजरीवाल से पूछने वाली। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो केजरीवाल साहब से मैं हमेशा पूछना चाह रहा हूं और शायद सीबीआई पूछेगी कि पहले यह बताइए कि लीकर पॉलिसी बदलने का आइडिया किसका था। अब सवाल इस बात का है कि केजरीवाल ने आज कोर्ट में कहा कि जी ना मैं दोषी हूं, ना मनीष सिसोदिया दोषी है, ना आम आदमी पार्टी दोषी है। तो सवाल यह है कि लीकर पॉलिसी या एक्साइज पॉलिसी बदलने का किसका सुझाव था, और आपको अगर लगता है कि ये पॉलिसी गलत थी तो आप एज ए चीफ मिनिस्टर उसके पॉलिसी के समर्थन में क्यों खड़े हुए? आज फंडामेंटल सवाल ये है। तो दोस्तों, इस समय जो सीबीआई के सामने जो फंडामेंटल सवाल है, जो केजरीवाल से उनका शायद अगले 3 दिन में वो जवाब मांगेंगे, उसमें सबसे पहला सवाल ये है कि जो शराब नीति बदली गई, एक्साइज पॉलिसी बदली गई, जिससे राज्य सरकार को करीब 3000 करोड़ का नुकसान हुआ और जो ट्रेडर्स थे उनको मुनाफा हुआ, और बदले में आपने रिश्वत ली, और ये सारे आंकड़े, सारे ट्रांजैक्शन सब पीएमएलए के इन्वेस्टिगेशंस में आ चुके हैं, और इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, और इसीलिए केजरीवाल की बेल रिजेक्ट हो गई थी, आपको याद होगा। लेकिन आज हम बात करते हैं करप्शन की। दोस्तों, दिल्ली का जो कानून है, जिसको कोई भी सरकार अगर होती है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, देश में लोकतंत्र है, लेकिन सरकारें जब बदलती हैं तो सिस्टम नहीं बदलते हैं, देश के कानून वही रहते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। तो 1993 में ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स दिल्ली के लिए राष्ट्रपति महोदय ने जारी किया। उसमें यह लिखा गया है, अगर आप उसको डाउनलोड करके पढ़ेंगे उसके सेक्शन 8 और 9 में साफ साफ लिखा है कि जो शेड्यूल 1 में बातें कही गई हैं, अब शेड्यूल 1 क्या है, उसमें बहुत सारे करीब 14-15 आइटम हैं जिसमें स्टेट के रेवेन्यू इंप्लीकेशंस हैं। जैसे आप कोई पॉलिसी बदलेंगे, कहीं कोई आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे स्टेट का रेवेन्यू बढ़े या घटे, वो बगैर चीफ मिनिस्टर की कंसेंट के नहीं हो सकता। इनफैक्ट वहां पे पूरा एलोबरेशन है कि वह पूरी प्रक्रिया कैसे होगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई प्रपोजल है तो उस पे नोट कंसर्न डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं पहले वो बनाएंगे, उससे जितने अफेक्टेड बाकी डिपार्टमेंट है उनके सेक्रेटरीज के साथ कंसल्टेशन होगा, फिर एक डिस्कशन पेपर बनेगा जो कंसर्न मंत्री चीफ मिनिस्टर के कंसेंट को लेकर फिर वो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके अंदर उसको प्रेजेंट करेगा, वहां पे चर्चा होगी। अगर वहां कोई सुझाव आते हैं, उन सुझावों को ध्यान में रखकर उस डिस्कशन पेपर को दोबारा बनाया जाएगा, और फिर कंसर्न मिनिस्टर उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मिनिस्ट्री में पेश करेगा, और चीफ मिनिस्टर की कंसेंट के बगैर ये नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि अगर कंसर्न मंत्री अगर कोई मुद्दा लाना चाहता है तो उसको चीफ मिनिस्टर से पूछना ही पड़ेगा। इसका मतलब जब लीकर पॉलिसी बदली गई तो बगैर चीफ मिनिस्टर के कंसेंट के ये डॉक्यूमेंट बन ही नहीं सकता था।
अब केजरीवाल साहब का यह कहना है कि साहब मुझे नहीं पता कि यह सुझाव किसका था। मान लिया कि यह सुझाव किसी और का भी था, किसी ब्यूरोक्रेट ने दिया था या आपके किसी पार्टी के पदाधिकारी ने दिया था या किसी व्यापारी ने दिया था। मान लेते हैं अगर सुझाव अच्छा आप काम करिए, लेकिन अगर उस सुझाव से राज्य सरकार का नुकसान होता है और किसी प्राइवेट पार्टी का फायदा होता है, तो निश्चित रूप से जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो साफ कहता है अनड्यू गेन्स इज करप्शन। अब वो गेन जरूरी नहीं है पैसे के रूप में हो, आप काइंड के रूप में भी ले सकते हो, आप कोई और फेवर भी कर सकते हो, आप किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग भी कर सकते हो, आप कोई और भी काम कर सकते हो, कोई और फेवर भी ले सकते हो। एनी अनड्यू गेन इज करप्शन, ये बात हमें समझनी होगी। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि जब आपने पॉलिसी में 5% से बढ़ाकर 12% कमीशन किया, तो जब मनीष सिसोदिया की बहस हुई थी 30 अक्टूबर 2023 को, उसमें साफ कहा गया कि 338 करोड़ जो एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है एज ए प्रॉफिट, वो निश्चित रूप से प्रोसीड ऑफ क्राइम है। इसका मतलब जो आपने करप्शन किया उसकी एवज में प्राइवेट सेक्टर ने 338 करोड़ रुपए का एडिशनल मुनाफा कमाया। जब वो एडिशनल मुनाफा कमाया उसमें से आपने 100 करोड़ मांग लिए, तो ये एक करप्शन का ट्रेल सामने आता है। अब केजरीवाल का ये कहना कि देखिए हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, तो सवाल इस बात का है कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है? क्या केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर नहीं है? पहला सवाल, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और शपथ तो उन्होंने ली है, उनके बाद तो किसी और ने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली नहीं, ना उन्होंने रिजाइन किया है, तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तो वो ही। तो पहला मुद्दा तो ये है कि कानून के हिसाब से जो कानून, जो गाइडलाइंस हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के जो लॉज के और रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से बगैर चीफ मिनिस्टर की कंसेंट के तो ये एक्साइज कानून बदला जा ही नहीं सकता था, पहली बात। अब सवाल इस बात का है कि मान लीजिए कि केजरीवाल ने ध्यान नहीं दिया, तो किसने बनाया होगा? इंचार्ज जो मिनिस्टर थे वो थे मनीष सिसोदिया। तो क्या केजरीवाल साहब ये कहना चाह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने मेरे को, मतलब केजरीवाल को, अंधेरे में रख के कैबिनेट से एक डॉक्यूमेंट पास करा लिया जिसके कारण दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी बदली गई और मुनाफा बदला गया, और केजरीवाल साहब से भी साइन करा लिए एज ए चीफ मिनिस्टर, क्योंकि जब तक एलजी के पास वो कागज नहीं जाएगा बगैर सीएम के सिग्नेचर के, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि केजरीवाल की तरफ से वो कागज एलजी को गया और एलजी ने उसको एज ए प्रपोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया। कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल साहब क्या ये कहना चाहते हैं मनीष सिसोदिया ने जितने कागज बनाए और जितने कागज साइन कराए इस पॉलिसी को बदलने में, क्या वो सब धोखाधड़ी थी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को धोखे में रखा और केजरीवाल को पता ही नहीं लगा कि पॉलिसी बदल गई और इससे प्राइवेट सेक्टर का फायदा हुआ, जो ट्रेडर्स का, और सरकार का नुकसान हुआ, उनको ये पता ही नहीं लगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं और वो भी फाइनेंस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हैं, तो कम से कम इतनी जानकारी तो शायद होनी चाहिए थी। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उनको किसी तरह की कोई समझ नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, वो अलग मुद्दा है, क्योंकि याददाश्त भी खो जाती है और आने वाले दिनों में आपको यही देखने को मिलेगा कि साहब मुझे याद नहीं, इसीलिए शायद मेडिकल चेकअप की जरूरत थी और वो पेट स्कैन इसीलिए करवा रहे थे क्योंकि उससे ब्रेन स्टेटस का भी पता लगता है। खैर, सवाल इस बात का है कि क्या मनीष सिसोदिया ने जब ये पॉलिसी बदली और लागू हो गई, तब भी क्या केजरीवाल को पता नहीं लगा कि ये गलत पॉलिसी है? और अगर पता लगा तो उन्होंने क्या मनीष सिसोदिया को ये कहा कि ये पॉलिसी तुरंत विड्रॉ की जाए, क्योंकि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई? और अगर मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल को धोखे में रख के ये पॉलिसी लाए और उनको गलत नरेशन दे के साइन करवा लिया, और जब उनको सच्चाई पता लगी कि इससे तो राज्य सरकार का नुकसान हो रहा है, उस स्थिति में क्या उन्होंने मनीष सिसोदिया को एज ए मंत्री डिसमिस किया या टर्मिनेट किया? ऐसा भी नहीं है। इनफैक्ट केजरीवाल लगातार इस पॉलिसी को एप्रिशिएट करते रहे और आज तक ये कह रहे हैं पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अच्छी पॉलिसी बनाई किसने। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो 3 दिन की रिमांड अब सीबीआई ने ली है,
उससे शायद अब ये पता लगेगा कि ये पॉलिसी के पीछे का खेल क्या है। और सबसे दुख की बात यह है कि जब ये पॉलिसी पे काम चल रहा था उस समय दिल्ली के अंदर कोविड की महामारी चल रही थी, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन केजरीवाल और उनका मंत्रिमंडल शराब से कैसे रिश्वत ली जाए इसमें बिजी थे। तो आज जो बुरे दिन केजरीवाल और उनके साथियों के चल रहे हैं, क्या ये उन लोगों की बद्दुआएं तो नहीं है जिनको बेमौत मरना पड़ा, या जिनके परिवारों को इतना कष्ट उठाना पड़ा कि दिल्ली में एक एक गैस का सिलेंडर 40-40 हजार रुपए बिक रहा था, जो मुश्किल से 2-3 हजार रुपए की चीज है, और सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी। दिल्ली सरकार टैंकर्स तक का अरेंजमेंट नहीं कर पा रही थी, लेकिन शराब का इंतजाम लगातार किया जा रहा था। तो दोस्तों, अब ये देखते हैं कि आने वाले 3 दिनों के बाद जब दोबारा ये मुद्दा कोर्ट में आएगा, उस समय सीबीआई क्या बोलती है कि क्या केजरीवाल ने कोऑपरेट किया या नहीं किया। अगर केजरीवाल ने कोऑपरेट नहीं किया और सारी बातें सिंपल बातें हैं, मेरा तो पहला सवाल ये कि ये पॉलिसी बनाई किसने थी? क्या मनीष सिसोदिया का सुझाव था, या केजरीवाल का सुझाव था, या केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को कहा, या मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल पे दबाव डाला? क्योंकि इन दो के अलावा तो कोई ये पॉलिसी बना ही नहीं सकता था, एक मुख्यमंत्री और एक मंत्री। इन दोनों के अलावा कैबिनेट में प्रपोजल कोई ले ही नहीं जा सकता था। तो सवाल इस बात का है कि दोनों में से कौन जिम्मेदार है इस पॉलिसी को बनाने में और इस भ्रष्टाचार में? शुरुआत किसकी थी, किसके दिमाग की उपज थी? हमें 3 दिन का और इंतजार करना होगा, फिर देखते हैं कि क्या सवाल निकाल के लाती है सीबीआई। उम्मीद है दोस्तों, आप भी इस मुद्दे पे नजर बना के रखेंगे, हम भी रखे हुए हैं। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।